नमस्कार सभी साथियों को। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्रतिज्ञा बैच में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है जी। यहाँ पर शायद से कल कुछ तकनीकी ग्लिच के कारण क्लास थोड़ा सा डिले हुई थी। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं, देखो अब तो जब हम एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं तो एक अलग टाइप का अटैचमेंट हमें आपसे होता है ना। देखो क्या है कि अभी कुछ दिन से एनसीईआरटी जब से ख़त्म हुआ है तब से सारी क्लासेस जो है इस पर चल रही हैं, यूट्यूब पर, है ना। तो एप्लीकेशन की जो क्लास होती है उसका एक अलग टेक्निकल बैकग्राउंड होता है। मैं और आप शायद ना समझ सकें, टीम समझती है हमारी, है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना। तो थोड़ा और बेसिक से समझाऊं, करंट एग्जांपल देके एक बच्चे का सजेशन है। ओके ठीक है, डेफिनेटली आई ट्राई। अभी एक आध हफ्ता लगेगा मुझे आपको समझने में, है ना। तो कोई बात नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटा अभी नहीं हो पाएगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली 2 घंटा भी कर दूंगी, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो कॉन्टिन्यूस क्लास है। अभी नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का, अगर आपको पता हो तो। मैंने अभी यूट्यूब पे थी इसलिए 2-4 मिनट भी क्लास डिले हुई। ओके, तो बच्चे ठीक है, देखते हैं, चलते हैं। मैंने कल डाउट भी देखे आप में से कई बच्चों के, ठीक है। यहाँ पर डाउट्स आप लोग करते हैं, देखो तरीका होता है। आप क्या करें, आप यहाँ पर ये करें कि जैसे जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं वो, पहली बात तो देखो बच्चों, पर्सनल मैसेज मत किया करो। पर्सनल मैसेज नहीं देख पाते हैं, है ना। क्योंकि आप ही समझिए, मान लिया 1000 से स्टूडेंट्स हैं, है ना, हजारों हजार की संख्या में। आप जैसे आरओ में देखेंगे अधिकारी बैच में तो 30,000+ बच्चे हैं, है ना। आधार बैच में भी 17-18 हजार के अराउंड है। बाकी एक और क्लास है उसमें भी 50,000। तो यदि सभी व्यक्ति पर्सनल कमेंट करने लगेंगे तो भाई हमारी भी अपनी लिमिटेशन है ना। अब जैसे मैं क्लास में खड़ी हूँ यहाँ, मेरी 4 घंटे 3 घंटे लगातार मान लिया क्लास है, अब उसमें 100 मैसेज आ गए, तो ये क्या होता है, पर्सनल मैसेज नहीं जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्लासेस करानी है, कंटेंट तैयार करवाना है आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट बनवाने हैं, कॉपी चेक करनी है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये किया करो कि भाई हम ग्रुप में चैट करें, शुरुआत में अपने आप को लिमिट करें कि हमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। अब आधे बच्चे पर्सनल चैट, हेलो मैम, हाय मैम, क्या जवाब दे दें उनका, उन्हें वापस हेलो हाय करें हम, ठीक है। तो नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता है। बाकी दूसरी बात यह है कि क्लास आपकी शार्प 3 बजे शुरू हो जाया करेगी। कई बार होता है कुछ प्रॉब्लम होता है, अपनी तरफ से नहीं होता, तकनीक की तरफ से होता है। कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से शार्प उसको भी समाप्त किया जाए और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ठीक है। कुछ बच्चे जो नए हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा डाउट कहाँ भेजना है, तो डाउट के लिए जैसे ही अभी क्लास चल रही है यहीं पर साइड में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उसे जाके ज्वाइन करो। रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपना 1 घंटे में 1 डाउट और 2 घंटे में 2 डाउट पूछ सकते हैं। जिस अध्यापक से पूछना है केवल उन्हीं को टैग करें। जो बच्चे साथ 4-5 टीचर्स को टैग करते हैं उनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। जैसे नहीं होता, गांव में बोला जाता है कि 4 घरों का मेहमान या 3 घरों का मेहमान भूखा ही रह जाता है। ये लगता है उसने दे दिया होगा, उसने दे दिया होगा जवाब, है ना। ठीक है जी। तो ये वाली बात है, जिससे पूछना है केवल उसी को टैग करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक डाउट पढ़ रही थी आप लोगों का, उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि भाई मेरे को नॉमिनल और रियल ये जीडीपी समझ में नहीं आई है। हालांकि कोशिश किया करो कि समझा करो, बार बार देखा करो चीज़ों को, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ये क्या इसका मतलब है, ठीक है जी। एक ने पूछा था आधार वर्ष क्यों बदला जाता है ना। एक ने पूछा था कि भाई यहाँ पर मैं एनसीईआरटी और वो कैसे मतलब एडजस्ट करूं, मैनेज करूं। देखो एनसीईआरटी बैच पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बुनियादी समझ बन जाए। टैग किए कैसे किया जाता है, टैग ऐसे किया जाता है, ये है @, आपकी इसमें सिंबल होगा, है ना। उसे करके फिर हम लोग की आईडीज हैं, जैसे मैं, मेरा नाम है मोनिका, है ना, तो वहां पर होगी मेरी आईडी, मुझे टैग करना तो मुझे पर्टिकुलर मैसेज मिलेगा फिर वो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे। तो नॉमिनल क्या था, मैंने बताया था नॉमिनल। आज भी कुछ बच्चे हैं क्या जो नए हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी होता है जो उसी साल जो रेट हैं वस्तुओं के उस पे मापा जाए। जैसे इस साल चीनी 40 रुपए किलो मिल रही है, तो जब हम इस साल के अनुसार चीनी को काउंट करेंगे
कि भाई 40 रुपए किलो मिल रही है और 100 किलो चीनी का उत्पादन हुआ, तो टोटल 4000 हो गया। और जब हम इसी को पिछले साल, जब आधार वर्ष था 2011-12, जब उसमें देखेंगे कि उस समय तो भाई 20 रुपए किलो थी और 100 किलो चीनी हुई थी, तो उस समय थी 2000 की, 2000 का उत्पादन हुआ था, अब हो रहा है 4000 का। बात बराबर है। उत्पादन के लेवल पर, हम तो उत्पादन ही देख रहे हैं ना, उत्पादन के लेवल पर, उत्पादन के लेवल पर समान है बात, 100 किलो हो रही है। और अमाउंट के लेवल पर, अमाउंट के लेवल पर अलग हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। हमने देखा पहले 2000 की चीनी हुई थी, इस साल तो 4000 की हो गई है, तो यानी कि गड़बड़ हो गई बात, स्थिति खराब है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अगर इस पर काउंट कर रहे हैं, ये हमें उत्पादन बता रही है रियल सेंस में, क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ। 2024 में उत्पादन ज्यादा थोड़ा ही हुआ है, 2024 में उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ। क्या हुआ है? महंगाई बढ़ी है। तो खुश होने की बात है कि दुख होने की बात है? बताओ आप मुझे। खुश होने की क्या जरूरत है इसमें? 100 ही किलो है, 100 ही किलो है ना। तो निकाली दोनों में जाती है, रियल भी नॉमिनल भी, तभी तो महंगाई का पता चलेगा, तभी तो ये पता चलेगा। प्रोडक्शन एक अलग चीज है, उत्पादन कितने किलो हुई, उत्पादन का मतलब हुआ कितने किलो हुई, और जो रेट आए निकल के कितने रुपए किलो बिकी, दो अलग अलग चीजें हो गई ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रियल जो है बेस्ट सिनेरियो प्रस्तुत करती है। जो रियल जीडीपी है वो एग्जैक्टली जो सिनेरियो है उसे प्रस्तुत करती है, एग्जैक्टली सिनेरियो को प्रस्तुत करती है, न कि भूल भुलंका को। अब यहीं पर मान लें कि इस बार, पिछली बार मान ले यहाँ पर 200 किलो हुई थी चीनी उत्पादित, ठीक है, ध्यान देंगे 200 किलो, तो भी 4000 का ही था उत्पादन, जबकि प्रोडक्शन दुगना था। और इस बार नाचने की जरूरत है कि पिछली बार नाचने की जरूरत थी? है, पिछली बार नहीं थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पिछली बार ज्यादा उत्पादन था, इस बार कम है। ठीक है जी, ओके, ठीक है, ओके जी। ये हो गया आपका नॉमिनल और रियल। अब एक ने पूछा था आधार वर्ष जो है वो क्यों चेंज करा जाता है। अब एक बात बताओ, यदि अभी हम 2001 वाला रखते तो बाबा आदम वाले जमाने की बात थी, यानी चीनी क्या चल रही होगी 2001 में? भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नहीं खरीदी, हो सकता है 10-12 रुपए ही चल रही हो, जहां तक मेरा आइडिया है। तो अगर हम इस रेट को रखें और अब हो गई इतनी, तो दैट मीन्स कि भाई बहुत बड़ा अंतर आ गया जी, बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो इसलिए बहुत वर्तमान नहीं, बट कम से कम एक ऐसा वर्ष जो लगभग 5-7 साल पहले ही गया हो, इसलिए हर 5 साल 10 साल के बाद में आधार वर्ष को बदल दिया जाता है। 1 से 11 हो गया, और उसके बाद में जो है आपका अब कुछ दिन में हो सकता है 5 साल पे ही बदल लें। क्यों बदले 4 साल पे, 3 पे? क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि जो पहले हम मतलब 500 रुपए में, मैं आपको बताऊं, हम लोग लगभग 10 से 12 दिन की सब्जियां लेके आया करते थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अब क्या सिनेरियो है कि जब टमाटर 80 रुपए किलो हो जाता है और प्याज भी 80 रुपए किलो हो गई, तो 2 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज ही 350-400 के आ गए। उसके बाद फिर थोड़ा सा लहसुन ले लो, वो 100 रुपए का आ गया एक पाव। तो मतलब 500 रुपए में आप 3 आइटम लेकर के घर में पधार रहे हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छी दुनिया में जी रहे हैं? हम ये कहेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आपने खूब लोगों को देखा होगा, घरों में कहते हैं कि पहले पैकेट में पैसा लेके जाते थे छोटे से बटवे में, और थैले भर भर के सामान लाया करते थे। देखो उनको भी पता है ये सारी चीजें, आप नहीं समझ पा रहे हो बस। थैले भर भर के सामान लाया करते थे, अब थैला भर के पैसा ले जाना पड़ता है और पैकेट्स में सामान आता है ना। तो यानी कि आप देखें, इन सब उदाहरणों से आप अपने जीवन में सीखें कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन को अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ पाओगे, सिर्फ इतना समझ लो कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और पैसे के दाम कम हो रहे हैं। पैसे के दाम पहले 10 रुपए के दाम बहुत ज्यादा थे, दाम इन द सेंस उसमें ज्यादा सामान आ जाया करता था। अब 10 रुपए को कोई नहीं पूछता,
अब भिखारी को भी 10 रुपए देते हैं, वो भी 2 बार ऊपर नीचे देखता है, दिल्ली का भिखारी मैं बोल रही हूँ, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 रुपए हम उसको निकाल के दे दें। ठीक है, वो कहता है क्यों, क्यों उसको कम लग रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए में कुछ नहीं आता। वो ऐसा बोलता है कि जी पूरी जो फुल चाय है, फुल चाय 12 रुपए की मिलती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक ब्रेड पकौड़ा या समोसा 12 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके की बातें, क्योंकि वो आगे उसको जोड़ रहा है, उसको ऐड कर रहा है कि मैं इसमें क्या खरीदूंगा, मतलब है बेवकूफ, मुझे 5 रुपए दे के चला गया। तो ये जो चीज है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने बता दिया आधार वर्ष क्यों बदला जाता है, ये भी मैंने बता दिया। एक बच्चे का सवाल है कि भाई x माइनस एम उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि x माइनस एम बराबर 0, हालांकि मैं डाउट ना लास्ट में लिया करूंगी क्योंकि इससे डिस्टरबेंस हो जाएगा फिर क्लास के अंदर। आज केवल देख लीजिए, x माइनस एम बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे देश जो न तो एक्सपोर्ट करते, यानी कि ना तो कहीं से सामान मंगाते, ना कहीं इंपोर्ट करते, अब उनका कहना यह है कि ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसे लिखें, पता नहीं क्या बता रहे थे, वैसे लिखें। यानी कि हम इसे x माइनस एम बराबर 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऐसे देश है ना तो किसी से कुछ लेते ना किसी से कुछ देते, यानी नील बटे सन्नाटा है, 0 है एकदम से। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है ना। दूसरा एक कह रहे हैं कि ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी बच्चे लोग ग्रीन कलर के पेन से लिख देंगे। ग्रीन जीडीपी का मतलब है, रियल लाइफ में आप ऐसे देखिए, मैंने तो बहुत रियल एग्जांपल दिया था आपको, है क्यों, तो रियल का मतलब होता है कि जब हम जब भी इस 200 किलो चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, समझे, 200 किलो, आपके घर के आसपास है कोई शुगर मिल, भाई इतना मतलब शुगर मिल के आसपास यदि आप रहते हैं तो आपको महसूस होगा कि हम क्या, मतलब ये शुगर, मैं तो सच में अगर आप अंदर चले जाएं फैक्ट्री के अंदर और चीनी बनती हुई देख लें, उसी दिन त्याग दोगे उसको। क्या करोगे, उसी दिन उसको त्याग दोगे। त्याग दोगे, कहोगे कि भाई मतलब मुझे खानी नहीं है, ये किस प्रोसेस से बनती है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगती थी दिखने में एकदम वाइट चिट्टी, तो मतलब है ना, तो बट बहुत बुरी स्थिति में बनती है वो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो ग्रीन जीडीपी है, मान लिया ये 200 किलो चीनी बनाने में, 200 किलो चीनी बनाने में वातावरण के अंदर जो है 200 किलो गैस, या 200 कुछ भी जिसमें भी आप मापते हो गैस को, वो रिलीज हो रही है, और बहुत सारा वेस्ट जो है निकल रहा है, बहुत सारे पशु पक्षी मर गए उस आवाज से या उस वेस्ट को खा करके, या ये सारी चीजें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे कि जी, तो ग्रीन जीडीपी में ये 200 किलो चीनी उत्पादन करने में मान लिया 100 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का, 100 रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि मैंने ये भी बताया आपको कि इसको हम जो है मेजर नहीं कर सकते कि कितने पेड़ कटे, कितने लोगों को अस्थमा हुआ, कितने लोगों को आंखों की रोशनी चली गई, कितने लोगों को सिर में माइग्रेन रहने लगा, दर्द रहने लगा। इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, यानी उनका कोई मौद्रिक टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये 100 रुपए एक तरीके से, एक हमने क्या निकाल लिया, एक एस्टिमेशन कर लिया, एस्टिमेशन पे ही चल रही हैं सारी चीजें। तो ये एस्टिमेशन किया तो हम क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ पर 2000 की नहीं रही जीडीपी, 1900 की रही है। ग्रीन जीडीपी 1900 की रही है, रियल जीडीपी 2000 की। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। ओके, चलो भाई, अब बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बार मैं अंतर बता देती हूँ आपको जीएनपी और जीडीपी का, और उसके बाद में आप आगे की तरफ चलेंगे। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहीं पर आप ये क्या कहते हैं, एक टेबल बना लीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और इधर बना लीजिए जीएनपी का, दोनों को समझिएगा। जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और बीच में बात मत करना बिल्कुल भी, मैं नहीं पढ़ूंगी कमेंट किसी के भी, है ना, बाद में पढ़ेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये क्या है जी, इधर यहाँ पर है आपकी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है जी, देखें सकल
देखो इसको, इसमें लिखो, इसमें लिखिए आप। हम्म? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जितने डाउट थे वो सब क्लियर हो गए। लिखो भाई इसमें, जीडीपी किसी देश की, जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्री, दोनों में अंतर बता रही हूँ, वैसे तो आपको पता चल ही गया। डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर या के अंतर्गत निवासियों या निवासियों में भारतीय, भारतीय या विदेशी, कोई भी हो सकते हैं, विदेशियों, भारतीयों या विदेशियों, है ना, अंतर्गत भारतीय या, भारतीय या और भी लिख सकते हैं आप, विदेशियों या फर्म, जो कंपनी है ना, बाहर की या अपने देश की, ठीक है, बाहर की या अपने देश की, ठीक, तो या फर्मों द्वारा एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, ठीक है, ठीक है, वित्तीय वर्ष में उत्पादित, में उत्पादित सभी, में उत्पादित सभी अंतिम, अंतिम वस्तु एवं, वस्तु एवं सेवा, सेवा का मौद्रिक मूल्य है, क्या है, मौद्रिक मूल्य है, ठीक है जी। ये किसके विषय में लिख लिया आपने, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर भारतीय या विदेशियों या फर्मों, फर्मों क्या होगा, फर्मों क्या होगा, फर्मों का मतलब हुआ कुछ फैक्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ भी इस तरीके की फर्म्स जो ओपन करी हुई हैं, भारतीयों ने करी हुई हैं, टाटा ने करी हुई हैं, बिरला ने करी हुई हैं, आदित्य या रिलायंस ने करी हुई है, या फिर बाहर की कोई कंपनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कह रहे कि फर्मों द्वारा एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब बच्चे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है हर साल, ठीक है, उस तक उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, अंतिम मतलब फाइनल गुड्स, ठीक है, इसके मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। यहीं पर है आपका जीएनपी, जीएनपी में देख लेंगे, जीएनपी में लिख लेंगे कि अर्थव्यवस्था में किसी, किसी अर्थ व्यवस्था में उत्पादित, उत्पादित सॉरी माफी चाहूंगी इसमें लिख लेंगे आप इसमें लिखें घरेलू सीमा के भीतर या बाहर, ऐसा लिखें, ज्यादा क्लियर होगा। मतलब या तो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर यानी भारत में, समझ रहे हैं, या बाहर यानी विदेशों में, डोमेस्टिक सीमा के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर एक देश के, एक देश के लोगों, लोगों के द्वारा, मतलब ये कौन लोग हैं, जैसे हम भारत के
इसमें देखें, भारत के रेफरेंस में देखें तो जो भारतीय हैं, एक तो हम लोग जो यहीं पे रह रहे हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो यदि इसी देश के अंदर, जैसे हमारे पिताजी खेती यहीं कर रहे हैं, हमारे मान लिया आसपास में कोई फैक्ट्री है, दुकान है, कोई डेयरी खुली हुई है, कोई उद्योग खुला हुआ है, वो सब प्लस हमारे देश के जो लोग हैं जो बाहर सेटल हो गए हैं, वो वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं कनाडा में, यूएस में, जो भी बच्चे वहाँ पर जो हैं किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जिसका उन्हें एक मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, एक पैसा मिल रहा है, तो उसको जोड़ा जाएगा किसमें बच्चे, जीएनपी के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं कि भारतीय लोग भारत के अंदर और भारत के बाहर जहाँ भी कहीं रह रहे हैं, अगर वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दैट विल कैलकुलेटेड एज द जीएनपी, ठीक है। एक देश के लोगों के द्वारा घरेलू सीमा के भीतर या बाहर देश के लोगों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मान या मूल्य को जीएनपी कहते हैं, ठीक है। दोनों को एक कंपैरिजन में समझ गए। हमारे देश के जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, वो जब तक वहां की राष्ट्रीयता नहीं ले लेते, एक तो हो गया कि उन्होंने वही का क्या कर लिया है, वही का परमानेंट रेजिडेंस, यानी जिसे पीआर बोला जाता है, ठीक है, पीआर, वही भारतीयता मान लिया उन्होंने, भारत की राष्ट्रीयता ही छोड़ दी, उन्होंने कहा हमें रहना ही नहीं है, ठीक है। क्या करना चाहिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत ही तो लिखा है भैया, यानी कि उन्होंने कहा हम भारतीय, अब भारत का टैग ही हमें मत लगाओ, हम तो अब जो हो गए विदेशी हो गए, तो भैया रहो तुम विदेश में, वहीं रहो। तो यानी कि जब वो नहीं है यहाँ के तो वो अलग बात है, नहीं तो जब तक भारतीयों का टैग लगा है तो वो जीडीपी में नहीं, जीएनपी में जरूर कैलकुलेट होगा। इतनी चीज समझ में आई बच्चे। अब घरेलू सीमा क्या है मैंने अलग से ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। लिखा तो है सभी अंतिम वस्तुओं, भाई ये गलत हो गया मेरे से, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं है ना, दोनों होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मान, यानी दोनों चीजें जुड़ेंगी। ओके, थैंक यू अमित जी। यहाँ पर नेक्स्ट बात देखेंगे आप, नेक्स्ट बात देखेंगे कि उदाहरण देख लें, एक उदाहरण देख लेंगे इसके अंदर कि जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी में लिखें कि एक ब्रिटिश कंपनी, उदाहरण एक यूएस की, मान लिया यूएस की कंपनी है, एक यूएसए की कंपनी, जीडीपी ही है ये, ठीक है, एक यूएसए की कंपनी द्वारा भारत में, लिखा रहेगा तो दिमाग में आता रहेगा, भारत में विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड, विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड कारों को भारत में, भारत के, ठीक है, एक यूएसए की कंपनी द्वारा भारत में विनिर्मित कारों को भारत की किसमें जोड़ा जाएगा, यहां पर आप मुझे आंसर देंगे, में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरा, जबकि टाटा
मोटर्स, जबकि टाटा मोटर्स के द्वारा विनिर्मित कार को भारत की बताएं मुझे, फिल पहले वाले फिल में क्या करना होगा? बताएं भाई। क्या लिखा जाएगा? जीडीपी। और दूसरे वाले में बच्चे कह रहे हैं जीएनपी, कार को जीएनपी में। एक मिनट रुको भैया, मैंने कहा वह यूएसए की कंपनी है और वो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी भारत की घरेलू सीमा में अपनी कारें बना रही है। तो भारत की घरेलू सीमा में बनाई गई कारें वो किसी के भी द्वारा हो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इसमें भारतीय या विदेशियों या विदेशी या भारतीय फर्मों, है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि भारतीय या विदेशियों, तो कारों को भारत की जीडीपी में बच्चे शामिल किया जाएगा, भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। जबकि टाटा मोटर्स के द्वारा विनिर्मित कार को भारत की, यहां पर मैंने एक फिल छोड़ दिया ताकि आप मुझे अच्छे से जवाब दे सको, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं में शामिल नहीं किया जाएगा, पर मैं एग्जाम्पल केवल अभी जीडीपी का ही लिख रही हूँ, तो दोनों में जीडीपी आएगा। अगर मैं, ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती, फिर बताना। मैंने कहा कि टाटा मोटर्स के द्वारा निर्मित कार को भारत की डैश में शामिल किया जाएगा, तो किस में शामिल किया जाएगा? इसमें बताना बच्चे, बताओ। देखो समझ के चलना बहुत जरूरी है, कोई भी आके तुम्हें फुसला देगा, बहला देगा, है ना। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा? पहले वाले में तो जीडीपी ही आएगा, क्योंकि वो जो कंपनी है वो कहां पर है भारत की कंपनी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज ए कंपनी ऑफ इंडिया, बट ये कह रहा है कि टाटा मोटर्स के द्वारा, मैंने यहाँ पर वो तो लिखा ही नहीं कि कहाँ कार हो रही है विनिर्मित, तो टाटा मोटर्स के द्वारा जो कार हो रही है वो हो रही है अमेरिका में, अमेरिका में। तो आप लोग आधी अधूरी बातों में मत चला करो। अमेरिका में विनिर्मित कार, जैसे जगुआर, है ना, ठीक है। ध्यान देना है बच्चे, पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है। आप में से किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ कार को जो है मैन्युफैक्चर करा रहे हो आप। टाटा मोटर्स जैसे ही मैंने बोला तो आप जीएनपी लिख देते, फिर तो जीडीपी लिख देते, तो कुछ भी मतलब सब कुछ लिख दिया आपने। ये नहीं लिखा कि दैट स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट राइट नाउ। तो बच्चे हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना है। छोटी छोटी प्रैक्टिस है, 10 दिन लगेंगे आपको, 12 दिन लगेंगे, बट लगने दो। अगर आगे कोई तुमसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो तुम्हें वो चीज बतानी है। मैंने कहा कि जबकि टाटा मोटर्स के द्वारा अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर हुई कार को भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पर हो रही है, वो अमेरिका में हो रही है। कहाँ हो रही है? अमेरिका के अंदर हो रही है, समझ गए। अमेरिका के अंदर यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो दैट इज नॉट अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप, अगर मैं ये कहूं कि ये टाटा मोटर्स के द्वारा अमेरिका में विनिर्मित कार को भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, और अगर मैं इसी सेंटेंस को ये कह रही हूं कि जबकि टाटा मोटर्स के द्वारा अमेरिका में विनिर्मित कार को भारत की डैश में शामिल किया जाएगा, तो किस में करेंगे बच्चे? जीएनपी में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टाटा मोटर्स कौन है? टाटा मोटर्स एक इंडियन कंपनी है, टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है। तो दोनों चीजें बच्चे समझ में आई, दोनों चीजें आ गई, बुद्धि में घुस गई या नहीं, है ना। कोई बात नहीं, अभी मुझे सॉरी उरी मत बोला करो। देखो मेरा मेन फंडा है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। मेरा मेन फंडा है हर तरीके से निचोड़ के पोस्टमार्टम करके ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस आई वांट टू लर्न द इकोनॉमी ऑफ यू, राइट।
तो यहाँ पर आप इन सारे सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे। किसी को इंसल्ट करना, किसी को छोटा दिखाना मेरा कभी पर्पस नहीं रहेगा भाई, ठीक है। कभी कभी क्लास में गुस्सा भी करूंगी आप लोगों के ऊपर जब आप अति कर दोगे किसी चीज की, ठीक है। ये वाला आ गया समझ में आपकी। अगले पेज पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फिर होच पोच सा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक फर्म है माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ का है भाई? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का फर्म है, ठीक है जी। फिलअप पे बताएंगे आप लोग, ध्यान देंगे यहाँ पर, बिल्कुल कलम चल रहा है उस पे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का फर्म है। जब यह भारत में कोई कंपनी, भारत में कोई कंपनी खोलता है, ये माइक्रोसॉफ्ट फर्म जब भारत में कोई कंपनी ओपन करे, भारत के अंदर आकर के कोई फर्म खोले, इसके उत्पादन, इसके कुल उत्पादन का मूल्य, कुल उत्पादन का मूल्य भारत की डैश, डैश नंबर 1 बताएंगे आप, डैश नंबर 1 बताएंगे क्या होगा। भारत की डैश में शामिल किया जाएगा, ठीक है जी। डैश नंबर 1, डैश नंबर 2, डैश नंबर 2 जब रिलायंस कंपनी अमेरिका में अपनी सेवा दे तो उससे प्राप्त मूल्य को भारत के डैश नंबर 2 में, डैश नंबर 1, डैश नंबर 2 में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत की डैश नंबर 3 में शामिल करेंगे। बताइए जी, डैश नंबर 1, डैश नंबर 2। देखो मुझे सब पता है कि आप लोग में से आधे बच्चे ये सोचेंगे कि हमसे क्या कराया जा रहा है, बट यहाँ पर आपकी दिमाग की नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी जो सिकुड़ी हुई हैं, ठीक है। कोई जाके डॉक्टर को मत बोलना कि ऐसे बोल रहे थे भाई, है ना, दिक्कत हो जाएगी। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसमें ये मूल्य जो है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का फर्म है, वो भारत में कोई अपनी कंपनी खोले, उसने 2 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, 50 रुपए कमाए, तो दैट विल बी एडेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, राइट। ये किसमें? क्योंकि वो भारत देश के अंदर है भैया, तो जीडीपी में जुड़ेगा। जब रिलायंस कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो भारतीय कंपनी है भैया, इंडियन कंपनी है। तो ये इंडियन कंपनी का मन किया कि जा करके हम कहाँ पे अपनी कंपनी खोल लें, अमेरिका में, वहां पे सर्विस देना शुरू कर दी। यहाँ पर इसने 10 रुपए कमाए, 50 रुपए कमाए, वोटेवर कमाया, तो कह रहे हैं कि भारत की डैश में शामिल नहीं किया जाएगा। किस में नहीं किया जाएगा? भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत की जीडीपी में इसे शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? है भारतीय पर कमा कहाँ रहा है? यूएसए के अंदर जाके। फिर है जबकि भारत की, इसी को रिलायंस ने जो कमाया, भारत की जीएनपी में तो शामिल होगा ये, क्योंकि भारतीय ही तो हैं वो अंबानी साहब, ठीक है जी। बल्कि भारत की जीएनपी में इसकी गणना करी जाएगी। तो फर्स्ट में जीडीपी, सेकंड में जीडीपी, थर्ड में जीएनपी। आई बुद्धि में बात? हाँ जी, बताएं एक बात। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम तो इतना समझ गए कि भैया जीडीपी में कहाँ उत्पादन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ उत्पादन हो रहा है,
कहाँ उत्पादन हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जितनी चीजें मैंने बताई उनसे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, हुआ। अब आपको अतरंगी चीजें भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अतरंगी माने कि कोई भारतीय वायुयान जो भारत की कंपनी का है, भारत के किसी बिजनेस पर्सन का है, वो जो है अमेरिका में उड़ान भरते घूम रहा है, तो दैट विल बी काउंट एज अ जीएनपी ऑफ इंडिया, नोट एज जीडीपी, क्योंकि वो वहां पे है। ठीक है, तो अतरंगी सवालों के लिए भी आप जो है तैयार रहेंगे। यहाँ पर है कहाँ उत्पादन हो रहा है, वेयर इज इंपॉर्टेंट, वेयर इज इंपॉर्टेंट। अगर जीडीपी के अंदर आंसर आ रहा है भारत, चाहे वो उत्पादन कोई कर रहा हो, अगर आंसर आ रहा है भारत, तो भैया जी यहाँ पर जो है भारत में अगर उत्पादन हो रहा है, कोई कर रहा हो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई कर रहा हो कोई फर्क नहीं है, सारी दुनिया आगे करने लगे, जीडीपी मजबूत होगी। तो इसलिए यहाँ पर भारत यदि उत्तर आया आपके सवाल का, तो आपका आंसर हो जाएगा जीडीपी की बात हो रही है। दूसरा, जब आप जीएनपी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जीएनपी मतलब कौन उत्पादन कर रहा है, कौन उत्पादन कर रहा है, हु इज मोर इम्पोर्टेंट, हु कौन कर रहा है। यदि यहाँ पर आपका आंसर आ जाए भारतीय कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोग कहाँ जाकर के कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी, राइट। तो यानी कि जीडीपी एंड जीएनपी बोथ आर वेरी क्लियर टू यू, इज इट क्लियर और नॉट, बताएं। ओके, चलें अब आगे। अब नेक्स्ट बात बच्चे आ जाती है हमारी, मैंने आपको बताया था एनडीपी, एक बताया था एनएनपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बात भी मैं बता चुकी हूँ। यानी कि जब आप जो जीडीपी आई थी उसमें से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जो भी टूट फूट हुई, जो भी ढक्कन टूटे, बोतल टूटी, वोटेवर इज द, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर जीडीपी में से जो जीडीपी आपने कमाई है ना, 1000 रुपया कमाया था, जब आपने उसमें से जो भी टूट फूट है, जब हम उसको घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, नेट वैल्यू निकल करके आ गई। यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चे, शुद्ध मान निकल के आ गया जीडीपी का, कि एग्जैक्टली जीडीपी हुई कितनी है हमारी। ठीक है, दूसरी सिनेरियो में मैंने आपको बताया था एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि जब आप जीएनपी में से माइनस कर दोगे मूल्यह्रास को, तो आपके पास में निकल के आ गया एनएनपी। यानी कि आपने जो भी नेशनल इंटरनेशनल कहीं पे भी रह के जो हमारे देश के लोगों ने कमाई धंधा करा, वो आया जो भी कॉस्ट, उसमें से जब माइनस कर देंगे मशीनों की टूट फूट, जब उसमें से माइनस कर देंगे घिसावट, तो वो वैल्यू जो निकल करके आई दैट इज नेट, यानी शुद्ध मूल्य निकल करके आ गया। ठीक है जी, मार्केट प्राइस क्लियर है, फैक्टर कॉस्ट क्लियर है। अब अगली जो बात आ जाती है बच्चे हमारी, वो आ जाती है जी कि इसके अंदर हमारी जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्लियर है सबको, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, परिभाषा क्लियर है या नहीं। अब यहाँ इस राष्ट्रीय आय के अंदर कई सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं करा जाता है। क्वेश्चन पूछूंगी खूब सारे, उसमें मुंह मत बनाना कि कितने सवाल कैसे कैसे पूछे ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष, एक अकाउंट वर्ष के दौरान, है ना, फिर से बताऊंगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान, ठीक है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान एक देश के निवासियों, ठीक है जी, एक देश के निवासियों, एक, बस समझना है भाई, समझना है, मेरे ऊपर छोड़ दो कि आपका ये सब्जेक्ट 3 माह में पूरा होगा, 4 में होगा। जल्दी कराना हो तो पूछ लेना। कल एक बच्चा मुझसे टेलीग्राम में पूछ रहा था, मन तो किया कि लिख दूं, कल ही फिनिश कर दें, हैं। मैंने तो एक दिन में इकोनॉमी में खत्म करा सकती हूँ बाय द पीडीएफ,
ठीक है, जो हमारी मैराथन क्लास होती है उसकी हमारे पास ऐसी पीडीएफ मौजूद है जिसमें हम 8 से 10 घंटे में आई कैन कंप्लीट माई कोर्स। तो आई हैव अ स्टेमिना टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, कंप्लीट करा दूंगी मैं। तो बता देना, आप जिस दिन करना हो उसी दिन कर देंगे। ठीक है, चलो। तो समझ समझ के चलो, समझ बनाओ, जीवन में कुछ अच्छा लगेगा आपको भी। एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा, एक देश के जो निवासी हैं, निवासी यानी जो रेजिडेंट है यहीं पर, निवासियों द्वारा अपने गृह देश यानी कि हमारा जो होम कंट्री है, गृह देश या विदेशों में या विदेशों में या विदेशों में अपनी, मान लिया हम विदेशों के अंदर अपना कोई भी है ना भूमि खरीद के वहीं पे अपनी कर ली हमने, वो कोई हमारी पूंजी श्रम जितने भी साधन हैं उनके द्वारा जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं, जो भी पैसा हम बना रहे हैं, उस पैसे को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है जी। अब जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं हमारे देश में। रेमिटेंस मीन्स, रेमिटेंस लिख लो, नया शब्द है आपके लिए, हो सकता है कुछ बच्चों को तो पता है भाई, है ना। रेमिटेंस यानी जो वो कनाडा में रह रहे हैं ना आपके गांव के बच्चे, तो वो बच्चे अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, दैट इज नोन एज रेमिटेंस, राइट। अब जितना, और जो वो लोग हैं उनको बोलते हैं डायोस्पोरा। क्या बोलते हैं? डायोस्पोरा। तो इस तरीके के शब्दों को ना याद रख लिया करो। तो डायस्पोरा का मतलब हुआ कि जो बालक हमारे रह रहे हैं बाहर, डॉक्टर रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, दे आर इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो यानी कि आप देखेंगे कि डायस्पोरा का मतलब हुआ कि भारत दुनिया में ऐसा देश है जिसका डायस्पोरा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर रह रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी, एक बार बता दो बस, ये अच्छी बात है कि बुरी? मैंने कहा इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ कंट्री from where diaspora are like maximum in number to outside of the country. तो that is good और bad। देखे क्या बताते हो तुम लोग। विदेशों में अपनी पूंजी, भूमि, पूंजी, भूमि, श्रम, श्रम, उद्यमी प्रतिभा, उद्यमी प्रतिभा द्वारा अर्जित कारक या साधन आय का कुल योग है। ठीक है जी। अच्छी भी है बुरी भी। देखो भाई, सबसे बड़ी बात, अगर इसे हम फर्स्ट इंस्टेंस देखें तो ये एक शब्द आता है ब्रेन ड्रेन। सुने हैं ना ये सारे शब्द लिखवा रही हूं तो ये तो नहीं हो रहा तुम्हें कि क्यों है, बताएं। देखो, एक है ब्रेन ड्रेन, एक है शब्द ब्रेन ड्रेन, यानी हमारा जो युवा मस्तिष्क है वो बह गया, वो ड्रेन हो गया। तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। हम अपने देश के लोगों को, हम अपने देश के युवाओं को, हम अपने देश के बच्चों को यहाँ पर काम धंधा नहीं दिला पाए। उन्होंने जाकर के बाहर रास्ता ढूंढा। सोशल एस्पेक्ट से दिस इज नॉट गुड। वो अकेले हैं, वो अब साथ में हो सकते हैं, उनके घर परिवार वाले अकेले हैं। बहुत सारे बच्चों को बाहर अलग अलग आदतों में फंसा लिया गया है। हमारे देश के पास जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अपनी जनसंख्या को अवेलेबल नहीं करा पा रही है नौकरियां, तो ये गलत बात है। दूसरी तरफ जब वो रेमिटेंस भेजते हैं, जब हम दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। तो दोनों चीजें हैं, ईच एंड एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, राइट। यहाँ पर देखें कि ये जब हमने एक लेखा वर्ष के अंदर एक देश के निवासियों, मतलब हमारे देश के लोगों ने यहाँ पर या बाहर विदेशों में अपने चीज़ों से, जैसे कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा मैकेनिक हो,
हो सकता है बहुत अच्छा कोई जो है काम करने वाला हो, बहुत अच्छा कोई जो ये होते हैं कैफे चलाते हैं वो हो, बहुत अच्छा कोई बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस वीमेन हो। तो ये सब लोग जब अपनी प्रतिभाओं से, अपनी ज़मीनों से, अपनी इन चीज़ों से बाहर जा कर के कोई कार्य कर रहे हैं या अंदर ही रह करके कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर या बाहर में, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय आय कहलाएंगी। ठीक है बच्चे, क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय आय कहलाएंगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि भाई राष्ट्रीय आय के अंदर, राष्ट्रीय आय के अंदर ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में विदेशियों द्वारा, विदेशियों जो फॉरेनर्स हैं, विदेशियों द्वारा अर्जित आय को, अर्जित आय को भारत की राष्ट्रीय आय में, भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल, बताएंगे किया जाता है या नहीं किया जाता, बताएं फटाफट से, बताएं बच्चे, बताएं। जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में विदेशियों के द्वारा अक्वायर की गई आय को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, बताएंगे। साधन आय होती है बच्चे फैक्टर कॉस्ट, जिन साधनों का प्रयोग करके हमने किन्हीं चीज को बनाया है ना, जिन फैक्टर्स को यूज करके हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, तो वो उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की, हम बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्र की। तो राष्ट्रीय आय के अंदर विदेशियों ने, जो जीडीपी के अंदर हमारे देश में जो लोग रह रहे थे, ठीक है, तो वो लोग जो हैं हमारे देश में जो भी दे रहे थे इनकम, है तो वो उन्हीं की, बट वो हमारे, देखो क्या होता है ना, ऐसे नहीं होता कि किसकी है क्या है। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वाले ने अपनी एक फर्म खोल ली, तो भैया वो फर्म खुली तो भारत में उसने किसी कोई जगह ली होगी, कोई जगह ली होगी किराए पे, तो वो भारतीयों को किराया मिला, फिर लोग लिए होंगे, मैंने पहले दिन बताया था ना, इनकम फ्लो ऑफ जो होता है कि लोग लिए, पूंजी ली, जो भी लिया, तो वो भारत का फायदा हो रहा है। जिस जगह पे कंपनी, फैक्ट्री, गाड़ी लगाई, वहां बिजली आई, पानी आया, सड़क बनी, लोगों को रोजगार मिला, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर दिस कंट्री ऑल्सो। वो कितने लोग ले आएगा वहां से उठा के, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, मैनेजमेंट के लोग, ठीक है। तो यानी कि बट ये जो है इसके अंदर शामिल नहीं की जाती, ठीक है जी। अब हम कल यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जाता और राष्ट्रीय आय का मापन किन 3 विधियों से किया जाता है, ठीक है। अभी बच्चे मेरी एक क्लास है 4 बजे, कल हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेंगे इस क्लास को, मान लिया 10-5 मिनट आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि कल कोई क्लास है नहीं मेरी यूट्यूब पे उस समय, अभी 4 बजे एक और क्लास है, ठीक है। डाउट पूछते समय थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखा करें कि जिस अध्यापक से पूछना है केवल उसी को टैग करें, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में आपसे। अभी यूट्यूब वाली क्लास ले लूँ मैं, उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीमे धीमे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्लास में कोई डाउट हुआ करे तो जरूर पूछ सकते हैं। डाउट को मैं, जो आपके टेलीग्राम के डाउट होंगे, आई विल कलेक्ट ऑल ऑफ द डाउट एंड आफ्टर द क्लास, यानी कि जो भी लास्ट की 10 मिनट्स होंगे, वी विल डेफिनेटली कंसिडर ऑल ऑफ योर डाउट, राइट। चलिए, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।